नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दरअसल कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी और तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं आप सबके बीच में आ नहीं पाया। अब तो भगवान की कृपा से मैं स्वस्थ हूँ। आज एक बार पुनः आप सबके बीच में आया हूँ और इस उम्मीद से आया हूँ कि आप लोग सभी लोग जिस दौर से गुज़र रहे हैं, आए दिन जो घटनाएँ हो रही हैं, उन सभी बातों को आप लोग समझेंगे। अभी एक मामला ठंडा नहीं हुआ था आत्महत्या का, दूसरा मामला अपने पास अगले ही महीना पूरा नहीं हुआ, दूसरा मामला आ गया। कहीं ना कहीं इसका अब तो मान लो कि सबसे कमज़ोर कड़ी खुद जीआरएस जिम्मेदार है। मेरी बात बुरी लगती है, कर लो रितेश रोशन, रितेश रोशन, रितेश रोशन। जितना करना है आप रितेश रोशन करते रहो। रोशन अपनी चमका रहा है अभी तक। जो रोशन लाल परमार जब ज़रूरत थी साथ में सिर लगा के अड़ने की, सीना दे के अड़ने की, उस ज़माने में अपनी राजनीति चमका के इधर उधर कर रहा था। आज अपन ज्ञापन दिए, ज्ञापन देने के बाद जब अब लड़ने की ज़रूरत है, एक भाई खुला वीडियो बना के बोल रहा, उसको तो दबा दिए ना, जो फांसी में झूला उसको तो दबा दिए, वो खुद झूल गया, ऐसा है वैसा है। अब एक भाई सामने से वीडियो बना के बोल रहा है कि मैं क्यों आत्महत्या किया, मेरा आत्महत्या करने का रीज़न क्या है। आप सब लोग सुन रहे हो, जान रहे हो, सुनने जानने के बावजूद भी जागने की कोशिश नहीं कर रहे हो। मैं पहले भी बोला था, इसके पहले वाला मेरा वीडियो था, आप देखना, उसमें मैं बोला था कि आज सोलंकी ने ऐसा किया है, एक दिन हर कोई ऐसा करेगा, देखते जाना। अगर खुद के हक के लिए आप आगे नहीं आओगे, खुद के हक के लिए आप लड़ाई नहीं लड़ोगे, खुद के हक के लिए आप जागरूक नहीं बनोगे, तो आए दिन ऐसा ही होता जाएगा। और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार खुद रोजगार सहायक ही है। जो इंसान खुद के लिए चूड़ी पहन के बैठता है, उससे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। जो इंसान अपने लिए नहीं लड़ सकता, अपने लिए नहीं मांग सकता, अपने लिए नहीं कह सकता, उससे बड़ा क्या बोलूं, धूर्त, बुरा लग रहा है ऐसे शब्द बोल रहा हूं, लेकिन है। आज एक भाई वीडियो डालकर अपनी आत्महत्या कर लिया। कितने दुख की बात है। आप सबने उसकी बात सुनी कि मेरी 3 लाख रुपए सैलरी रुकी थी, जिसमें मुझसे 1 लाख रुपए कमीशन मांगा गया, और वो 1 लाख रुपए मेरे पास खाने के लिए 1 रुपए नहीं था, जीने के लिए 1 रुपए नहीं था। इसकी बदौलत मैं उसको 1 लाख रुपए नहीं दे पाया और आज मैं अपनी आत्महत्या कर रहा हूं, जिसकी जिम्मेदार फला व्यक्ति है। अब इससे साफ कौन बोलेगा? अरे उस मासूम से बच्चे की बात नहीं सुनी आपने? 15 साल का बच्चा। एक बार अपने बच्चों के चेहरे की तरफ गौर करो, एक बार अपने बच्चों के मुंह को देखो। आपके बच्चे की अगर थोड़ी सी चोट लगती है तो आप उसको तत्काल हॉस्पिटल ले जाते हो। आज वो 15 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, जिसके सिर से उसके बाप का साया उठ गया, तब भी आप सबको शर्म नहीं आ रही है? उसके बच्चे की जगह अपने बच्चे को उठा के देखो, आपको पता लग जाएगा कि दर्द क्या होता है। आज एक जीआरएस भाई गया, खुला बोल के गया, आज उसके बच्चे की जब बात सुनते हैं तो तकलीफ होती है। चलिए मैं आपको सुनाता हूं वो बच्चा क्या कहता है, सुनिए, आप थोड़ा सा गौर करिए। जी बेटा, क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले और क्या हुआ है? मेरा नाम तारंग सिंह राठौड़, पिता गजेंद्र सिंह राठौड़, मैं मुंदी का निवासी हूँ। मेरे पिता की मृत्यु का कारण है सीओ मैडम रीना चौहान। मेरे दादाजी की मृत्यु के बाद मेरे पापा 4 से 5 महीने ड्यूटी नहीं गए थे। उसके बाद मेरे पापा ने 5 महीने ड्यूटी करी। उसके बाद जब सरपंच के पास आदेश, मतलब उसका वो लेने गए थे, नौकरी का आदेश लेने के लिए गए कि हमने 5 महीने ड्यूटी करी, उस समय उनने लेटर बनाने के लिए भी बहुत माथापच्ची करके उन्हें लेटर बना के दिया था। फिर उसके बाद जब सहायक सचिव और सरपंच मैडम के पास गए तो मैडम सैलरी निकालने के लिए 1 लाख रुपए मांग रही थी। और उसके बाद जब मेरे पापा गए तो उसके बाद वो हिचकिचे में पड़ गई थी।
इसके बाद पापा 5 महीने के काम करा पापा ने, उसके बावजूद ना सैलरी देने के कारण उसके बाद मेरे पिताजी ड्यूटी नहीं गए और टोटल मेरे पिताजी की 22 महीने से सैलरी नहीं डली है और टोटल अमाउंट हो रहा है 3 लाख के कुछ समथिंग हो रहा है। तो इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। किसके पास गए थे, कौन से अधिकारी के पास गए थे इस मामले को लेकर? वो सीओ मैम पुनासा तहसील रीना चौहान के पास गए थे वो मामले को लेकर। क्या हुआ फिर? फिर पापा डिप्रेशन में आ गए थे। फिर वो घर पे भी बहुत चिल्ला चोट करने लग गए थे कि मैम ऐसा कर रहे हैं, मैम ऐसा कर रहे हैं। उसके बावजूद मेरे पापा ने खंडवा कोर्ट में केस भी लगाया, वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। उसके बावजूद फिर आज क्या हुआ बेटा? आज पापा का यहाँ खंडवा कोर्ट में आने का था, तो फिर पापा के पास कुछ पैसे ना होने के कारण, मैम ने सैलरी ना देने के कारण आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। तो फिर पापा क्या पता कहाँ चले गए। फिर पापा ने हमारे को एक वीडियो डाला, उसमें बोला कि मेरी मृत्यु का कारण ये मैम है, ऐसा वैसा लिखा। वीडियो मेरे पास रखा हुआ है और पापा ने दवाई पी ली। कहाँ पर पी थी इन्होंने दवाई पी थी केनूर तालाब के पास। और दवाई पीने के बाद हम मुंदी हॉस्पिटल में लाए। मुंदी हॉस्पिटल में भी मैडम के द्वारा कुछ नहीं करने के कारण खंडवा मैडम ने रेफ़र किया और रेफ़र करने के बाद यहाँ पे आए तो हमने। पिताजी कितने साल के थे? मेरे पिताजी की उम्र कम से कम 41 से 42 साल। कितने भाई बहन हो क्या? हम 2 भाई हैं। मेरी उम्र 15 वर्ष है और मेरे छोटे भाई की उम्र 8 वर्ष है। पूरा क्या नाम लिखते हो आप? तरंग सिंह राठौड़। आप सबने उस बच्चे की बात सुन ली। अब बताइए अब क्या करना है? उस भाई ने साफ साफ बोला कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि इस भ्रष्टाचार से प्रताड़ित होकर मैं अपनी जान दे रहा हूं। तब भी आप लोग नहीं समझ रहे हो। अभी भी है। पूरे मध्य प्रदेश के समस्त जीआरएस भाइयों को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि रितेश रोशन करना बंद कर दो। एक व्यक्ति पे भरोसा करके और अपने हक के लिए मैदान में उतर जाओ। इससे अच्छा, इससे सुनहरा मौका कभी नहीं मिलेगा। और ये दो घटनाएं ऐसी आपके साथ एक मौके के रूप में आई हैं कि आप इस मौके को अगर भुना सकते हो तो भुना लो। हड़ताल के माध्यम से, कलमबंद हड़ताल के माध्यम से, रैली के माध्यम से, अनशन के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से, किसी भी के माध्यम से आप अगर इस मौके को भुना सकते हो तो भुना लो। अगर रोशन रितेश करते रह जाओगे तो ज़िंदगी में कभी मौका नहीं आएगा। ये तो ऐसा मामला है कि इस मामले में मीडिया भी बढ़ चढ़कर एक्टिव हो रही है और यही मौका है जब जीआरएस यहाँ से लेके दिल्ली तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकता है। और जब तक ये आवाज़ पहुँचेगी नहीं, जब तक ये आवाज़ बुलंद नहीं होगी, जब तक हम सब एक नहीं होंगे तो ऐसे कुत्ते की मौत मरते जाएंगे। ये इतना याद रखना। एक सोलंकी नहीं, एक परिहार नहीं, अनेकों सोलंकी और अनेकों परिहार आत्महत्या करेंगे और ऐसे ही सिर्फ पुष्प गुच्छ भेजकर आप शोक मनाकर अपनी शांति व्यक्त कर देंगे बस। और उसका परिवार, उसके भाई का आपने बयान नहीं सुना होगा। उसका भाई बोल रहा था कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इस पोस्टमार्टम हॉस्पिटल से मैं इस लाश को उसके घर तक पहुंचा के कल का अंतिम संस्कार कर सकूं। अब आप लोग खुद अपने आप में सोचो। इसके बावजूद भी उस इंसान से 1 लाख रुपए, उसकी 3 लाख रुपए सैलरी देने के लिए रिश्वत मांगी जा रही थी। जो इंसान अपने परिवार का जीवन यापन नहीं कर सकता, वो इंसान 1 लाख रुपए देता कहां से? तो मैं समस्त भाइयों से निवेदन करता हूं, मेरी बात अगर किसी को बुरी लग रही है तो आज मैं ये कहता हूं कि बुरी लगती है तो लगती रहे, भाड़ में जाए, लेकिन अभी भी एक हो जाओ। आज मैं ये कह रहा हूं, मेरे अंदर भी क्रोध है, मेरे अंदर भी गुस्सा है, और जिसको सही लगती है तो मैं उन सबको कहता हूं कि आप सब एक होकर अब इस मौके को भुनाने की कोशिश करिए। ये मौका दोबारा नहीं आएगा। जो चला गया उसको भी न्याय दिलाना है, जो है उनको भी न्याय दिलाना है। कोशिश ये करना है कि अब ऐसी घटनाएं अपने दूसरे जीआरएस भाई के जीवन में कभी न आए। उनके जीवन को बचाना है। उनका जीवन बचाना अति अमूल्य है। उनके परिवार को जीवन बचाना है।
अगर परिवार का जीवन नहीं बचेगा, जब जीआरएस ही नहीं बचेगा तो उसका परिवार कहाँ से बचेगा। आज उस मासूम बच्चे की आपने बात सुनी, अगर इतनी भी दर्द आपके अंदर हो तो आप ये विचार कर लो कि हमको उस व्यक्ति को न्याय कैसे दिलाना है, किस तरीके से दिलाना है। अपने में राजनीति करना बंद करो। असल राजनेता तो वो है जो राजनीति करके अपने साथी, अपने भाई के लिए और अपने भाई अपने अधिकार के लिए लड़के आगे निकल जाए। वो राजनीति वाला व्यक्ति नहीं है, उसको मैं कोई वो नहीं मानता जो अपनों के बीच में राजनीति करके राजनीति को चमकाता है। वो राजनेता नहीं है, वो सिर्फ नेता और अपने स्वार्थ का ख्वाबी व्यक्ति है, जिसके अंदर ख्वाब होता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और यही कहूँगा कि जल्द से जल्द योजना बनाकर इस मौके के साथ अपने को मैदान में चाहे जो करना पड़े मैदान में उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा मौका जीवन में नहीं आएगा। अगर अपने भाई के प्रति असल मायने पे आप दुख व्यक्त करना चाहते हैं तो उसके परिवार की सहायता करके व्यक्त कीजिए, उसके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति दिलाकर व्यक्त कीजिए, उसके परिवार को अंतोष्टि सहायता दिलाकर दुख व्यक्त कीजिए और उसके परिवार को कुछ ऐसी राशि दिलवाइए कि उसका परिवार अपना जीवन यापन कर सके। ये है असली दुख व्यक्त करने का कारण। और इसके लिए अगर कोई व्यक्ति नेतागिरी चमकाता है, आगे आके लड़ना चाहता है, तो उसके लिए वाहवाही करिए, कम से कम वो दूसरे के लिए लड़ने की कोशिश तो करता है। यहाँ पे गुटबाजी की आवश्यकता नहीं है। भूलो मत, मद में मत रहो। मत में तो रावण भी था कि मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता। तो घर के भेदी मत बनो, फूट मत डालो, गुटबाजी करना बंद कर दो और ये मद एक दिन सबका समाप्त हो सकता है। इसलिए मद मत पैदा करो कि उसके साथ हुआ मेरे साथ नहीं होगा, एक दिन किसी के साथ भी हो सकता है। अपनी एकता और अखंडता को बनाकर इस मौके की भुनवाने की कोशिश करिए। जय हिंद, जय भारत, जय जीआरएस संघ। हो सके तो वीडियो को पूरे मध्य प्रदेश के एक एक जीआरएस भाई तक पहुंचाना, रुकना नहीं चाहिए। हर भाई के खून में एक उबाल पैदा करना है और अब जल्द से जल्द एक निर्णय लेकर सबको मैदान में उतरना है। इसलिए वीडियो को हर भाई तक अवश्य पहुंचाना, हर भाई तक अवश्य ये बात पहुंचनी चाहिए। जय हिंद।